नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने खास कार्यक्रम विजन यूपी में। मैं हूं शिवम। दोस्तों, आज मैं मौजूद हूं कानपुर में और आज हमारे साथ जो मेहमान मौजूद हैं मैं आपका उनसे परिचय कराऊंगा। लेकिन अगर बात करें चुनाव की तो इस समय सभी राजनीतिक पार्टियां अपने जोर शोर में लगी हैं। क्या चुनावी माहौल चल रहा है और ख़ास तौर पे इस कोरोना काल में क्या कुछ गाइडलाइंस जो चुनाव आयोग ने दी हैं उसको लेकर के राजनीतिक पार्टियां क्या उसका सही तरीके से पालन कर रही हैं? इस तरीके के कई ऐसे सवाल हैं जिसको आज हम जानेंगे। जो आज हमारे साथ मेहमान हैं वो हैं वरिष्ठ पत्रकार और कानपुर प्रेस क्लब के संरक्षक सरस वाजपेयी जी। सरस जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम विजन यूपी में। सबसे पहला सवाल, क्या लगता है आपको इस बार क्या है विजन यूपी में राजनीतिक पार्टियों का और कैसा चल रहा है चुनाव? देखिए, राजनीतिक विजन तो ये है, सब अपने जीतने के लिए अपने अपने तरीके अपना रहे हैं। आरोप प्रत्यारोप पे चुनाव ज़्यादा है, विकास के मुद्दे पे कम है। हम क्या करेंगे आगे इस पर लोग ध्यान नहीं दे रहे हैं। हमने क्या क्या किया है इसको बताने पे ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है। अब कुल मिला के लब्बो-लुआब ये है कि अपनी बातों से मतदाता को किस तरह से रिझाया जा सके, किस तरह से अपने पक्ष में किया जा सके, केवल इस पे ध्यान हो रहा है। जो मूलभूत सुविधाएं हैं, सीवर की समस्या, सड़क की समस्या, रोजगार की समस्या, महंगाई की समस्या, उसकी तरफ ना तो भारतीय जनता पार्टी के नेता कोई अपना स्पष्ट नज़रिया दिखा रहे हैं, ना अखिलेश यादव। बात करें अगर कोरोना काल की, चूंकि हम इसके पहले भी पूरा यूपी और कानपुर शहर दो लहर देख चुका है और इस बार भी इस समय वर्तमान में भी कोरोना लहर जारी है। ऐसे में चुनाव चल रहे हैं, चुनाव आयोग ने कई सारी गाइडलाइन जारी करी हैं। अगर मुख्यतः बात की जाए तो केवल रैलियों को छोड़ करके जो देखा जा रहा है कि कहीं पर भी जो डोर टू डोर जो कैंपेन चल रही है या जो भी चीज़ें हैं वहाँ पर प्रत्याशी, आपको क्या लगता है कितना चुनाव आयोग की बात को मान के चल रहे हैं या फिर वो अपनी मनमानी कर रहे हैं? देखिए, प्रत्याशी तो चूँकि जनता के बीच में है और एक उदाहरण के तौर पे कहा जाए तो हर जो मतदाता है वो अपने को इस समय ये समझता है कि प्रत्याशी उसका गुलाम है और गुलाम केवल उतनी ही बात कर सकता है जितनी जो सामने वाला उसका मन हो। अगर जो मतदाता, हम लोगों को ये ध्यान देना चाहिए कि अगर मतदाता हैं हम कोरोना गाइडलाइन का पालन करें। प्रत्याशी अगर 10 लोगों 20 लोगों के साथ आता है तो हम उससे कहें कि भैया आप भी ज़रा कोरोना का ध्यान रखें, इस समय ये मौसम चल रहा है। तो प्रत्याशी की मजबूरी होगी कि वो कोरोना गाइडलाइन का पूरी तरह से पालन करे, लेकिन वो नहीं हो पा रहा है क्योंकि प्रत्याशी को है चेहरा दिखाना। चेहरे दिखाने से ज़्यादा, चूँकि इस समय ये चुनाव सोशल मीडिया का चुनाव ज़्यादा हो गया है, तो प्रत्याशी के साथ जो 4 लोग चलते हैं वो कैमरा ले के चलते हैं। अब ऐसे में अगर मास्क लगा के प्रत्याशी लोगों से मिल रहा है तो उसकी फ़ोटो नहीं बन पा रही है। फ़ोटो नहीं बन पा रही तो कैसे फेसबुक पे डालेगा, कैसे अपने अन्य जो सोशल मीडिया के माध्यम है उसमें करेगा। इसलिए प्रत्याशी भी चाहता कि उसका चेहरा खुला रहे, उसके समर्थक भी चाहते हैं और जो मतदाता है वो आने वाले समय में ये कहता अच्छा भैया ये तो बड़े अभी से डरपोक है, कोरोना डरे जा रहे हैं, हम तो ऐसे घूम रहे हैं, लेकिन वो मास्क लगा के मेरे सामने आए, इसको मतलब इन्हें डर है। तो मतदाता के हिसाब से प्रत्याशी को अपने ऊपर ढालना पड़ रहा है। ये प्रत्याशी अगर ध्यान दे तो उससे ज़्यादा ध्यान मतदाता को देना चाहिए कि वो खुद सचेत करे कि नहीं, कोरोना गाइडलाइन का पालन किया जाए। जैसा कि कल सारे प्रत्याशी गए थे नामांकन कराने के लिए, मास्क लगाए थे। हमारे किदवई नगर के जो पूर्व विधायक हैं अजय कपूर जी, ये जब गए हैं वहाँ नामांकन का बैरिकेडिंग पार कर रहे थे तो इस समय इत्तेफाक से बात करते करते वही जो मतदाता के सामने मतदाता दिख गया तो हाथ जोड़ के खड़े हो गए। मजबूरी है मास्क उतारना क्योंकि बगल में जो साथ में कैमरा मैन चल रहा उसको फ़ोटो खींचनी है। वो उसी फ्लो में आगे बढ़ गए तो बैरिकेडिंग पे एक दरोगा जी खड़े थे, उन्होंने तुरंत कहा विधायक जी अगर इसमें मास्क लगा लें तो अच्छा होगा। उन्होंने शालीनता से तुरंत जेब से अपनी गलती स्वीकार की, मास्क लगाया, तब अंदर गए। अगर दरोगा जी उसको ना टोकते तो फिर विधायक जी तो फ्लो में चले ही जा रहे हैं क्योंकि इस समय प्रत्याशी जो भी है उसकी मना स्थिति स्थिर नहीं है। वो इधर देख रहा है ये मतदाता, इधर देख रहा है ये मतदाता, तो इधर दिमाग उसका बटा रहता है। इसलिए कोरोना गाइडलाइन का पालन पूरी तरह से हो नहीं पा रहा, जो करना जरूरी है।
कहीं इसका नुकसान एक बार फिर से तो नहीं आम जनता को भुगतना पड़ेगा? देखिए, जो अब तक की रिपोर्टें आ रही हैं, चाहे आईआईटी की हो या अन्य संस्थानों की, अब कोरोना काल की जो तीसरी लहर थी वो लगभग अंतिम पड़ाव पे पहुंच गई है। और बीच बीच में आपने देखा होगा घर घर लोग मरीज हुए, घर घर लोगों के जुकाम हो रहा है, बुखार हो रहा है, जिसको ये कहा जा रहा था कि ये ओमिक्रॉन का ही प्रभाव है। लेकिन वो जानलेवा स्थिति नहीं है जो जानलेवा स्थिति हम लोगों ने या पूरे देश ने दूसरी लहर में देखी है। तो अब कोरोना उतार पे है, हम लोग अगर थोड़ा बचाव कर लेंगे, हम हैं प्रत्याशी हैं, अन्य प्रशासनिक अधिकारी अगर थोड़ा सा प्रयास कर लेंगे तो शायद हम लोग पार पा चुके हों। लेकिन वो जो माहौल एक बार हम लोग देख चुके हैं, शायद वैसा माहौल अब ना देखने को मिले। मुश्किल है, अब मुश्किल। क्योंकि आप एक वरिष्ठ पत्रकार हैं और वर्तमान में अगर पत्रकारिता की बात की जाए सरस जी, तो राजनीतिक पार्टियां हों, अब तो मैं कह सकता हूं कि आम जनमानस भी, अब पत्रकारिता को भी लोगों ने बांट दिया है। अब कोई कहता है गोदी मीडिया, कोई और नाम से पुकारता है। ये सब जो चीज़ें हो रही हैं, कहीं ना कहीं पत्रकारिता की साख में सवाल उठना शुरू हो गए, कैसा देखते हैं आप? निश्चित तौर पे पत्रकारिता की साख में सवाल है। जो विश्वसनीयता कही जाती थी एक अखबार की, एक चैनल की, वो विश्वसनीयता ख़त्म की स्थिति में है। और ये सभी पत्रकारों के लिए, खासकर जो युवा आ रहे हैं, हम लोग तो अब नौकरी के अंतिम पड़ाव में हैं, ज़्यादा क्या कहें, हम लोग तो झेल चुके ये सब। लेकिन अब इस जो विश्वसनीयता जा रही है, और अगर विश्वसनीयता चली गई तो पत्रकार बनने का कोई मतलब नहीं है। क्योंकि चाहे अखबार हो चाहे चैनल, हम लोगों का समय है कि जब अगर अखबार में छप गया कि कल स्कूल बंद है, तो फिर सुबह उसकी जो माँ माना जाता बच्चे को तैयार नहीं करती थी कि आज फलाने अखबार में छपा है कि आज स्कूल बंद रहेगा। लेकिन आज वो स्थिति नहीं है। आज ये मान लिया गया है और काफ़ी कुछ दिखाया, मतलब दिख भी रहा है सामने सामने, कि अधिकांश मीडिया सरकार के पक्ष में काम करती है। पहले भी होता था ये, लेकिन पहले एक रेशियो होता था। उसमें ये होता था कि अगर 60% सरकार है तो 40% विपक्ष भी होगा, ताकि लोकतंत्र मजबूत रहे। आज का समय ये है कि विपक्ष अगर थोड़ा भी हो गया तो विज्ञापन रुक जाते हैं। बड़े बड़े घरानों के जो अखबारी घराने हैं, उनके सरकार ने विज्ञापन रोक दिया 2-3 साल से। वो बिना सरकारी विज्ञापन के कैसे सर्वाइव कर रहे हैं, ये सोचने वाली बात है। हम लोगों को ये सोचना पड़ेगा कि ठीक है, संस्थान की अपनी नीति है, लेकिन हम अपने व्यवहार से, अपनी लेखनी से ये परिलक्षित कतई ना होने दें कि हम किसी के पक्ष में हैं। और अगर पत्रकार निष्पक्ष रहे तो विश्वसनीयता फिर से उसकी जगाई जा सकती है। लेकिन कहीं ना कहीं आपकी बातों से भी ये क्लियर हो गया है कि अब वो माहौल जो है, जो पहले जैसा था, वो अब कहीं ना कहीं धीरे धीरे जो है उसमें परिवर्तन आ रहा है। चूँकि आपके पास एक अच्छा खासा अनुभव है, और कितना परिवर्तन आप देख रहे हैं आपके समय की, जब आपने अपना करियर शुरू किया उस समय की पत्रकारिता और आज की। और मुख्य वजह जैसे आपने बताई, विज्ञापन ना हो तो चाहे वो चैनल हो या न्यूज़पेपर हो, चूँकि मेन आय का स्रोत वही होता है, लेकिन इसको जो हावी कर दिया गया है, उसका आपकी नज़र में क्या सलूशन है और कैसे पत्रकारिता को, लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को इससे बचाया जा सकता है? अब ये संस्थानों को देखना पड़ेगा, जो संस्थान के मालिक हैं उनको देखना पड़ेगा कि वो अपनी विश्वसनीयता कैसे बचा सकते हैं। अगर वो ये सोच रहे हैं कि हम इसी तरह से लंबे समय तक अखबार को चला लेंगे या चैनल को चला लेंगे, तो वो बहुत समय तक चलने वाला नहीं है। एक बार अगर किसी भी पाठक की या व्यूवर्स की नज़र से चैनल उतर गया तो उसको दोबारा स्थापित हो पाना नामुमकिन सा होता है। बड़े बड़े अखबार घराने आपने देखे, उनका नाम ना लें तो अच्छा है, लेकिन सब लोग जानते हैं कि चाहे वो कानपुर के हों चाहे दिल्ली के हों, ऐसे बड़े नाम कि जिनको पढ़ने के लिए, जिनके अंदर का मटेरियल पढ़ने के लिए पूरे भारत में डिमांड होती थी कि ये फलाना कॉलम इस अखबार में छपता है। लेकिन वो घराने आज की तारीख में वो अखबार केवल फाइलों में रह गए हैं। और जो अभी ये सोच रहे हैं कि केवल उनका ही अखबार पढ़ा जा रहा है, वो भी दम में ना रहे कि बहुत समय तक नंबर 1 में रह पाएंगे, नंबर 2 पे रह पाएंगे।
अगर विश्वसनीयता पाठक की चली गई तो फिर अखबार को ही बचा पाना, और जब आपके पास अखबार नहीं रहेगा तो किस तरह से यही नेता, यही राजनीतिक दल, यही सरकार के लोग आपसे बात करेंगे, ये आपको अच्छी तरह से अंदाज़ा अभी से कर लेना चाहिए। बात करते हैं सरस जी, यूपी के चुनाव की अगर बात करें तो देखा जाता है, ये तो खैर अब चर्चाएं यूपी के बाहर भी होने लगी हैं कि यूपी में चुनाव आए और मंदिर मस्जिद, हिंदू मुस्लिम और जातियों की बात ना हो तो ऐसा लगता है कि चुनाव अधूरा है। क्या विकास के मुद्दे और रोजगार के मुद्दे नहीं होने चाहिए? ये हमारी जो युवा पीढ़ी, इसको सोचने वाली बात है। अगर विकास और जो रोजगार के मुद्दे हैं, इस पे हम लोगों ने ध्यान न दिया तो आने वाले समय में जो हम लोगों की आगे की पीढ़ी आ रही है, बच्चों की, उनके लिए कितना संकट पैदा करके जा रहे हैं हम लोग, ये आत्मचिंतन हम लोगों को करना पड़ेगा। अभी चाहे तो चुनाव प्रचार का तरीका बदल गया है, सोशल मीडिया हावी हो गया है, बड़े बड़े जो राजनीतिक घराने हैं उन लोगों ने अपने अपने, किसी ने मजबूत भरपूर पैसा देके अपने अपना आईटी सेल बना लिया है, जो उसी के हिसाब से ब्रेन वॉश करते हैं मतदाता का। हैं, आज जो अगर प्रशांत किशोर की टीम को कहा जाता है कि प्रशांत किशोर की टीम बहुत अच्छा चुनाव संचालन करती है, तो संचालन वो सड़क पे नहीं करती है, वो केवल आदमी के मन में ये भर देते हैं कि ये होने वाला है। लेकिन उनकी भी मजबूरी है, वो अगर भाजपा से पैसा ले रहे हैं तो भाजपा की तरीके की चीज़ें बनेंगे, अगर तृणमूल से ले रहे हैं, तृणमूल कांग्रेस से ले रहे हैं तो कांग्रेस से। ये हम लोगों को सोचना होगा कि हम मानसिक रूप से स्वस्थ हैं या नहीं। अगर उनकी बातों में आके हम अपना मतदान करने का तरीका बदल देते हैं, अपना सोचने का तरीका बदल देते हैं, जो मूलभूत समस्याएं हैं उनसे हट जाते हैं, तो इसका मतलब हम मानसिक रूप से इतने स्वस्थ नहीं हैं कि हम खुद सोच सकें। अगर हम दूसरे के बताए पे करने लगे तो ये तो हमारी कमजोरी है। हर मतदाता को ये सोचना चाहिए कि वो विकास और रोजगार, जो आने वाली पीढ़ी है, अगर कोई योजना बन रही है तो वो योजना 30 साल आगे की सोच के बनाई जाए, 50 साल आगे की सोच के बनाई जाए, तब तो योजना सफल होगी। आपने कहा कि हमें सड़क चाहिए, उन्होंने सड़क बनवा दी, नाली फुटपाथ बनाया नहीं, तो 2 साल बाद तो टूट ही जानी है। तो हम योजना बना के अगर काम करें, और जो भी ये काम कराता है उससे बताएं भैया अभी तो ठीक है, आप 15 साल बाद की बताइए, 15 साल बाद ये सड़क कहाँ टिकेगी। तो जो कमीशनबाज नेता हैं वो कमीशन लेने से ठेकेदारों बचेंगे, अधिकारी बचेंगे, जो आज की तारीख में 40% कमीशन करीब निर्माण कार्य में सरकारी एजेंसियां ले लेती हैं, एजेंसियों के अधिकारी, उससे बचेंगे। जब 100 में 90 पैसा लगेगा तो काम भी दिखेगा। अब जब 100 में 50 ही लगेगा तो कितने दिन काम करेगा, और इस तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहा। ये हम लोगों के लिए बड़े चिंता की बात है, विषय है। एक आखिरी सवाल सरस जी आपसे कि किस तरीके से मतदाता अपना प्रत्याशी चुने, किस तरह से सत्ता में जो सत्ताधीन जो होंगे उनके लिए वो कैसे उनका चुनाव करें, आपकी अपनी व्यक्तिगत इसमें राय क्या है, और जो हमारे पत्रकार मित्र हैं जो मीडिया से जगत से हैं, उनके लिए आपका क्या संदेश? देखिए, मतदाता का पहला धर्म है, या लोकतंत्र की, हम लोगों को लोकतंत्र में इतना मजबूत अस्त्र मिला है मतदान करने का, तो एक तो हर व्यक्ति मतदान जरूर करे। ये जो मान लिया जाता है पहले से कि 20 फरवरी को मतदान है मतलब छुट्टी का दिन है, घर में सुबह से खाना बनने लगा, घूमने की प्लानिंग होने लगी, ये इससे इतर हटके उसको ये सोचना चाहिए कि आज हमारे लिए 5 साल में सबसे महत्वपूर्ण दिन है। आज हम ये तय कर सकते हैं कि हमें सर्वसुलभ आदमी चाहिए, विकास कराने वाला आदमी चाहिए, या एक बार आके दोबारा 5 साल वो अपना 4 साल अपना काम करे, 1 साल के लिए चुनाव लड़े। जो 5 साल आपके बीच में रहता है, आपसे रूबरू रहता है, आपकी समस्याओं में खड़ा रहता है। और अभी तो इस बार तो हम लोगों के लिए सामने है, हर मतदाता के लिए एक ईश्वर ने हम लोगों को मौका दिया था कोरोना काल के रूप में कि हम लोग जितनी सेवा कर सकें, क्योंकि कहा जाता है कि मानव सेवा सबसे बड़ी सेवा है। और कोरोना काल में जो लोग कर सकते थे, मैं सबसे कहता था कि मान लीजिए
भगवान ने आपको मौका दिया सेवा करने का, आप अभी कर लें, कम से कम वहाँ जो है वहाँ बैंक बैलेंस आपका मजबूत हो जाएगा। जब आप जाएंगे तो ये होगा कि आपके पुण्य के खाते में ये है, ताकि आप वहाँ भी ठीक से रह सकें। ये मौका दिया, मतदाता को सोचना चाहिए कि कौन उनके साथ खड़ा रहा संकट की घड़ी में, कौन विकास कराता है, कौन उसमें कमीशनबाजी करता है या अन्य जो तरीके हैं। कुल मिला के ये कि अपना विजन स्पष्ट करके तब मतदान करना चाहिए, और मतदान 100% करना चाहिए। ये हम लोगों के लिए गर्व की बात है कि हमें मतदान करने का अवसर दिया है लोकतंत्र में। कुछ चीज़ों को बदलने का अवसर मिला है। बहुत बहुत धन्यवाद शरद जी, आपने हमारे सभी सवालों के जवाब बड़े बेबाकी से दिए। और आपने देखा इस पूरे साक्षात्कार में जो खास बात निकल के आई वो ये कि आपने आपकी मानसिकता, आम जनमानस को अपनी मानसिकता बदलने की आवश्यकता है। मीडिया जगत में जो भी चीज़ें चल रही हैं उसमें सकारात्मक सोच को लाने की आवश्यकता है, ताकि देश और प्रदेश का निर्माण हो सके। वैसे अगर नेताओं की बात की जाए तो कोई कसर उन्होंने छोड़ी नहीं है हमें और आपको भ्रमित करने के लिए, लेकिन हमें भ्रमित नहीं होना है। नेताओं ने ये कैसा हिंदुस्तान कर दिया, पुरानी इमारतों को भी हिंदू मुसलमान कर दिया। आप जागरूक रहिए, अपना मतदान कीजिए। फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त। नमस्कार।